Hi guys, now we are going to discuss about the distribution of sum of Bernoulli and binomial variate. We have already discussed what is Bernoulli variate and what is binomial variate. Now the question will come, if there are two variables, if there are two Bernoulli variate, what will be the distribution of their sum? If there are two binomial variate, then what will be the distribution of their sum? Let us consider, let us look of this. मान लेते हैं कि x एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो फॉलो कर रहा है बर्नौली P1 और y एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो फॉलो कर रहा है बर्नौली P2। तो x के हिसाब से जो MGF होगा MXT दैट मस्ट बी, अगर हम मान ले तो ये आपका होगा Q1 प्लस P1 ET, जहाँ पे Q1 प्लस P1 की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे होगा M/T और इसे लिख सकते हैं Q2 प्लस P2 ET, जहाँ पे Q2 प्लस P2 की वैल्यू होनी चाहिए 1। देखिए भैया यहाँ पे Q1 और P1 का सम 1 होता था, बर्नौली वेरिएट है तो P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा तो Q1 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होगा, तो उनका सम 1 तो कंफर्म होगा, यानी ये दोनों होगा अगर ये बर्नौली है। तो अगर इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन यानी x प्लस वाई का एमजीएफ क्या होगा? हमें पता है कि अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो mxt डॉट M/T लिखा जा सकता है, यानी ये होगा Q1 प्लस P1 ET Q2 प्लस P2 ET। ठीक, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सॉरी दैट मस्ट बी Q1 प्लस P1 ET डॉट Q2 प्लस P2 ET। ठीक है, अब एक बात जरा गौर से समझिएगा, अगर x और y इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होते तो x प्लस वाई कोई ना कोई वेरिएबल यानी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो होता, पर वो बर्नौली तो नहीं होता, ये तो कंफर्म है। और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता वो डिपेंड करता है कि x और y के लिए P1 P2 की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाने के बारे में सोचते हैं। फिलहाल अगर मानिए इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में हमें मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन से एक फॉर्मूला पता है कि mx प्लस वाई को mx डॉट t M/T लिखा जा सकता है। तो भैया ये Q1 प्लस P1 ET Q2 प्लस P2 ET, यानी अगर गौर से देखिए तो ये MGF का एक फॉर्म मिल रहा है। क्या इस MGF के फॉर्म को Q प्लस PET के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे Q प्लस P की वैल्यू 1 हो? तो अगर आप गौर करें तो भैया ये नहीं लिखा जा सकता अगर P1 और P2 की वैल्यू बराबर नहीं हो और Q1 Q2 की वैल्यू बराबर ना हो। अगर नहीं है तो ये नहीं लिखा जा सकता, अगर ये है तो फिर ये लिखा नहीं जा सकता इस केस में, यानी इसे इस फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा, अगर दो इंडिपेंडेंट बर्नौली वेरिएट है तो उनका सम बर्नौली वेरिएट हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर ये P1 और P2 की वैल्यू बराबर हो जाए, यानी ये दोनों बराबर हो जाए तो Q1 प्लस P1 ET और ये Q2 प्लस P2 ET को भी हम वापस Q1 प्लस P1 ET लिख सकते हैं। बिल्कुल, यानी यहाँ भी Q1 प्लस P1 ET आएगा तो ये जो पूरा फॉर्म है वो क्या हो जाएगा Q1 प्लस P1 ET का स्क्वायर। अगेन ये Q प्लस PET के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है जबकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यानी ये बर्नौली वेरिएट तो नहीं होंगे। लेकिन ये अगर गौर से देखिए तो आपको बाइनोमियल वेरिएट के MGF को की याद दिला रहे हैं। बाइनोमियल वेरिएट का MGF क्या होता था Q प्लस PET टू द पावर n और यहाँ n की जगह 2 है। तो याद रखिएगा, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बर्नौली वेरिएट इज अ बाइनोमियल वेरिएट इफ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आर सेम। तो कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा कि पहला x और y अगर है तो x और y दोनों के दोनों x भी बर्नौली P फॉलो करना चाहिए और y फॉलो कर रहा है बर्नौली P2। तो पहला if x and y are independent दूसरा if P1 is equal to P2, मान लेते हैं ये किसी P के बराबर होगा, then x plus y will follow binomial, जितने टर्म्स हैं यानी 2 और यहाँ पे P जो इस P1 P2 के बराबर होगा। तो अगर टू इंडिपेंडेंट बर्नौली वेरिएट है तो उनका सम बाइनोमियल वेरिएट होगा, कंफर्म है। लेकिन याद रखिएगा उनका सम बाइनोमियल वेरिएट कंफर्म होगा यानी उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर नहीं होता तो इंडिपेंडेंट होके भी उनका सम बाइनोमियल वेरिएट नहीं होता। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1/2 होता और यहाँ पे 3/4 होता तो इनका सम कभी भी बाइनोमियल वेरिएट नहीं बनता।
क्लियर ये बात। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1/2 में इसकी जगह 2 और इसकी जगह 1 रख देते या इसकी जगह 1/2 रख देते तो भी x प्लस वाई बाइनोमियल वेरिएट नहीं बनता। यहाँ इस केस में इसलिए नहीं बनता क्योंकि P1 की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होगी। जबकि बर्नौली वेरिएट में जो पैरामीटर होता है वो नेसेसरी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होता है। तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 को एक्सीड नहीं करती, तो यहाँ x वैलिड ही नहीं होता तो x प्लस वाई का सवाल उठता ही नहीं। क्लियर ये बात। आई ये तो रही बर्नौली की बात, और इस तरह के इस पर कुछ क्वेश्चन भी आगे देख लिया जाएगा। फिर आप सोचते हैं कि व्हाट हैपन इफ x और y बाइनोमियल के बारे में सोच रहे होते तो क्या होता, जरा सोचिएगा। अगर मान लेते हैं x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n1p1 और y फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n2p2, तो mxt होता आपके पास q1 प्लस p1et टू द पावर n1 और ये होता my होता आपके पास q2 प्लस p2et के पावर n2। तो इनके सम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके सम का जो mgf होता है वो mxt डॉट m/t होता, यानी q1 प्लस p1et q2 प्लस p2et के पावर n2 और यहाँ पावर n1। अगेन इनको हम q प्लस p के पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि अगर q1 और q2 बराबर है इसके बारे में कमेंट नहीं किया गया, ना ही p1 और p2 बराबर है। बराबर हुआ तो हम इनको साथ साथ लिख सकते हैं। अगर if p1 इज इक्वल टू p2 तो क्लियर है कि q1 इज इक्वल टू q2 होगा, और इस केस में इसकी वैल्यू हो जाती q1 प्लस p1et के पावर n1 प्लस n2। पर अगर बराबर नहीं है तो नहीं लिख सकते। तो याद रखिएगा सम ऑफ टू बाइनोमियल वेरिएट इज नॉट नेसेसरली बी अ बाइनोमियल वेरिएट। अगर उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू बराबर नहीं है तो कभी भी बाइनोमियल वेरिएट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू बराबर है, यानी p1 p2 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है q1 q2 के बराबर होगा। तो अगर p1 p2 के बराबर है तो उनके सम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बाइनोमियल वेरिएट होगा। वो कैसा होगा जरा समझिएगा। पहला केस इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, डिपेंडेंट के केस में हम mgf की प्रॉपर्टी ही नहीं लिख पाते। और दूसरा इफ p1 इज इक्वल टू p2 देन x प्लस y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी बाइनोमियल होगा n1 प्लस n2 p1 के बराबर। इसके अगर p मान ले इसके बराबर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n1 प्लस n2 p के बराबर। ठीक है, और ऐसा सिर्फ दो वेरिएबल के लिए नहीं है। अगर आप n वेरिएबल्स के बारे में सोचें कि यार आप इसी बेस पे कई सारे कमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि if x1 x2 xn are n IID Bernoulli variate with parameter p, then क्लियरली जो समेशन xi होगा वो फॉलो करेगा बाइनोमियल np। क्लियर है बात। दूसरी चीज इफ x1 x2 xn आर IID बाइनोमियल NIP, ध्यान रखिएगा NIP यानी इनके लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पिछले केस में n1 और n2, तो x1 हो सकता है n1p को फॉलो करे, x2 n2p को फॉलो करे, और xn NIP xk nkp को फॉलो करे। तो समेशन i वैल्यू 1 to k xi जो होगा वो भी होगा बाइनोमियल, और जो ये ni है इनका सम i जाए 1 to k ni, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर, यानी इन दोनों ही केस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का सेम होना आवश्यक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल नहीं है तो ना तो सम ऑफ बर्नौली वेरिएट बाइनोमियल वेरिएट में कन्वर्ट हो गया, और ना ही सम ऑफ बाइनोमियल वेरिएट विल रिमेन एज अ बाइनोमियल वेरिएट हो गया। ठीक है, बाइनोमियल वेरिएट तो रहते हैं लेकिन पैरामीटर्स बदलेगा, ni की जगह समेशन ni। अब इसमें एक छोटी सी चीज और कैच है, कई बार हम लोग रैंडम वेरिएबल्स नहीं लेते, हम लोग रैंडम सैंपल निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि पॉपुलेशन, अगर कोई मान लीजिए कोई पॉपुलेशन या कोई बर्नौली पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई बर्नौली पॉपुलेशन ले रहे हैं जो किसी कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट या किसी भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से पैरामीटर p के हिसाब से क्लासीफाई हो, और अगर
let x1 x2 xn be a random sample of size n from Bernoulli P, then अगर रैंडम सैंपल है तो समेशन xi जो होगा वो कन्फर्म बाइनोमियल एंटी होगा। ध्यान रखिएगा, अगर रैंडम सैंपल कहा गया है तो दो चीजें काफी हद तक क्लियर होगी। उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी के वैल्यू तो सबके लिए सेम होगा ही होगा, चाहे वो कमेंट करे चाहे ना कमेंट करे, और वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि रैंडम सैंपल जब साइमल्टेनियसली किसी भी पॉपुलेशन से निकाला जाता है तो वो हमेशा आईआईडी होते हैं। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट तो होंगे क्योंकि पॉपुलेशन सबका सेम है। इंडिपेंडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो साइमल्टेनियसली निकाला जाता है तो आप x1 और x2 में क्लासीफाई या डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर पाते। अगर साइमल्टेनियसली निकाला गया है तो आप समेशन xi होगा बाइनोमियल n, चाहे ध्यान रखिएगा रैंडम सैंपल, चाहे अगर वो रैंडम सैंपल है तो आपको यहाँ पे आईआईडी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर मान ली कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम बाइनोमियल np, यहाँ xn की जगह k कर लिए क्योंकि n यहाँ मान रहे तो हम k मान लेते, बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज k फ्रॉम बाइनोमियल np, तो समेशन xi यहाँ पे भी बाइनोमियल ही होगा। और आपको चूंकि हर एक का n ऐड करते हैं तो x1 भी बाइनोमियल np होगा, x2 भी बाइनोमियल np होगा और xk भी बाइनोमियल np होगा। यानी आप n को k टाइम ऐड करेंगे विद पैरामीटर, यानी कि ये बेसिकली होगा बाइनोमियल nkp। ठीक है, जब आईआईडी रैंडम वेरिएबल लेते हैं और अगर उनका एनआईज अलग अलग है तो उन एनआईज का सम, चूंकि यहाँ पे सबके लिए एनआईज सेम होगा इसलिए एनआई को अगर k टाइम सब n को k टाइम ऐड करेंगे तो n डॉट k ही लिखेंगे सिंपली, दैट कुड बी देयर। चलिए इस पे बेस प्रॉब्लम सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक प्रॉब्लम सोचिए कि मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम let x follows binomial 4 1/2 and y follows binomial 3 1/2, then probability of x plus y greater equal to या greater than 0 is equal to what? Probability of x plus y is equal to 3 given y is equal to 3 is equal to what? If x and y are independent. ठीक है, आपको ये दोनों चीजें निकालनी है और आप जरा समझते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सोचने का तरीका बहुत आसान सा है। x बाइनोमियल 4 1/2 दिया है, y बाइनोमियल 3 1/2 दिया है, तो क्लियरली अगर ये इंडिपेंडेंट है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, सॉरी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही बाइनोमियल है, इंडिपेंडेंट है, सम के बारे में सोचा जा सकता है। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है तो x प्लस वाई क्लियरली बाइनोमियल 4 प्लस 3 1/2 होगा, n1 प्लस n2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी ये होगा बाइनोमियल 7 1/2। तो जब आप इसकी फॉर्मूला रखेंगे और इसे अगर हम मान लीजिए हमने इसको z मान लिया तो प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 सिंपली। और अगर ये वाली वैल्यू है तो z का डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0। क्यों, जरा सोचते हैं, z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिख सकते हैं? z बाइनोमियल है ना, तो प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू z को क्या लिखेंगे? सिंपली बाइनोमियल, n की जगह 7 है तो 7c(z), p की जगह 1/2 है तो 1/2 के पावर z, और q यानी 1 माइनस 1/2 के पावर 7 माइनस z, और z की वैल्यू 0 से यानी 0 से 7 तक। मेरी बात समझिएगा, x और y बाइनोमियल 4 1/2 और 3 1/2 है। चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है तो x प्लस वाई भी बाइनोमियल होगा, जहाँ n1 प्लस n2 यानी 4 प्लस 3 करेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही लिख देंगे, तो ये बाइनोमियल 7 1/2 होगा। अगर x प्लस वाई को z माने तो z का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है ना, nc
x होता है, x की जगह z क्योंकि z का डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, फिर p टू दी पावर x यानी p चूंकि 1/2 है और 1 माइनस q यानी 1 माइनस 1/2 ही रहेगा और z इज इक्वल टू 10127। गौर से देखेंगे तो 1 माइनस 1/2 की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी और जब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये बेसिकली 1/2 के पावर 7 ही आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए चाहे वैसे ही, ऐसे बात एक ही है। अब यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 की वैल्यू निकालनी थी यानी प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 निकालना था। इसे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखे क्योंकि बाकी z ग्रेटर देन 0 केस में सारे केस आते हैं, सिर्फ 0 ही इसका कॉम्प्लीमेंट में था। तो आप कॉम्प्लीमेंट थ्योरम यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का प्रयोग कीजिए और इसे लिख लीजिए। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 जो आपका आएगा वो इस वैल्यू में z की वैल्यू 0 रख के आ जाएगा क्योंकि z इज इक्वल टू z के लिए है यानी 7c0 1/2 टू दी पावर 7। 7c0 की वैल्यू 1 यानी कि आंसर आएगा 1/2 टू दी पावर 7। सिंपल। मान लीजिए आपके मन में कई सारे सवाल और हो सकते थे यार कि जरूरी है कि हम इस फॉर्म में लिखें। हम अगर मान लीजिए z का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाले और बिना z के डिस्ट्रीब्यूशन निकाले अगर आप प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 निकालना चाहते थे तो ये भी निकाला जा सकता था। ठीक है, x का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो था बाइनोमियल 4 1/2 यानी कि 4cx 1/2 के पावर x 1/2 1 माइनस 1/2 के पावर 4 माइनस x। तो जरा ध्यान से देखिएगा ये बेसिकली 1/2 के पावर 4 होता 0 जहाँ x की वैल्यू 0 से 4 तक जाती अदरवाइज, और y सिमिलर फ्रेम में 3c के फ्रेम में होता x की वैल्यू 0 से 3 तक जाती। हम बिना z का डिस्ट्रीब्यूशन बिना x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाले भी इसे कर सकते थे। जरा सोचते हैं तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करने का तरीका क्या था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 0 सोचते हैं। ठीक है, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन 0 हो नहीं सकता क्योंकि x प्लस वाई की बात है तो ये सिर्फ इक्वल टू 0 क्योंकि भैया अगर x और y की जो पॉसिबल वैल्यूज अगर उनको देखा जाए ढंग से तो x और y की मिनिमम वैल्यू 0 और से लेके 7 तक जा सकती है माना मिनिमम का सम और मैक्सिमम का सम। तो भैया आप सिंपली ही निकालिए। अब जरा सोचिए दोनों का सम 0 कब हो सकता है जब दोनों इंडिविजुअली 0 है, यानी ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू भी 0 आए और y की वैल्यू भी 0 आए। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 0 कब आएगी x की वैल्यू 0 तब आए x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 दोनों 0 आए और दोनों साइमल्टेनियसली 0 आए क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसे लिख सकते हैं अलग अलग। क्यों? और अगर ये लिखा जा सकता है तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी आपके लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 यानी कि 4c0 1/2 के पावर 4 और ये होगा 3c0 1/2 के पावर 3। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 1/2 के पावर 7 और यही पीछे भी आया हो, माफ कीजिएगा अगेन ये 1 माइनस है ना, ये 1 माइनस होना चाहिए। ठीक, तो 1 माइनस 1/2 के पावर 7 दोनों केस में आ गए। तो अगर आप इंडिपेंडेंसी लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो भी दिक्कत यहाँ पे, इसलिए सिंपली आगे हो के टर्म थे। लेकिन मान लीजिए कुछ बड़ा केस होता तो आप फंस सकते थे, x की वैल्यू 10-12 होती तो आप इतना नंबर लगाने जाते तो आप संभावना थी कि आप वहाँ पे फंस जाते थोड़े बहुत, और आप क्या हम भी फंसते ही। आइए अगला क्वेश्चन देखिए जो इसमें था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन दैट y इज इक्वल टू 3। अरे भाई ये बोला है ना आपसे, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3। थोड़ा दिमाग लगाइए, x प्लस वाई का भी वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3 हो। ठीक है, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो, इंटरसेक्शन लेना है ना, तो y की वैल्यू अगर 3 है और सम की वैल्यू भी 3 तभी हो सकती है जब x 0 हो। यानी ऊपर वाले केस को हम वापस x इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 3 में लिख सकते हैं। जरा समझिएगा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं ना a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 3 है और आपको निकालना है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है दोनों साथ में होना चाहिए, तो y की वैल्यू 3 आए और उनका सम x प्लस वाई का सम भी 3 आए। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x 0 हो।
तो अब आप ये इवेंट लिखो या ये इवेंट लिखो, बात एक ही है। अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 ही आएगी ना। ठीक, अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये अलग अलग लिखे जा सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो आप इसे लिख सकते हैं। क्यों? और अगर ऐसा है कि आप ये दोनों लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू होगी 4c0 इंटू 1/2 टू द पावर 0। इसकी वैल्यू सॉरी 1/2 टू द पावर 0, यानी ये वैल्यू आएगी 1। इज इट राइट? माफ कीजिएगा 1/2 की पावर 4, ये आएगा 1/2 की पावर 4। सिंपल, इट कैन बी डियर इन 1/16 इसका आंसर है। आप इस तरीके से और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिएगा, और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बाइनोमियल में आपको जरा देखना पड़ता है कि आपको वैल्यूज क्या क्या लेनी है। आइए प्रॉब्लम और सोचते हैं बाइनोमियल बर्नौली के केस में। नाउ प्रॉब्लम है आपके पास, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है ये तो आपसे कह दिया गया है, एंड x फॉलोज बाइनोमियल 3 1/2, y फॉलोज बाइनोमियल 4 1/3, then probability of x plus y is equal to 0 is equal to what? Probability of x minus y is equal to 1 is equal to, ठीक है, जरा गौर से समझिएगा। x और y इंडिपेंडेंट तो है लेकिन इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर नहीं है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर नहीं है तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ सीधे बाइनोमियल के बारे में नहीं सोच सकते। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जरा सोचिए, x के लिए सबसे पहले x और y का पीएमएफ निकाल के सोच लीजिए कि क्या होगा। तो भैया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x क्या होगी आपके पास, 3 1/2 है, अगेन 3cx और 1/2 के पावर 3, 0, x इज इक्वल टू 0 1 2 3, अदरवाइज whereas probability y is equal to y 4cy 1/3 के पावर y और 1 minus 1/3, यानी कि 2/3 के पावर 3 minus y, और y की वैल्यू होगी 0 1 2 3, 4 0, अदरवाइज आपको निकालना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। तो पहले देख लीजिए भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कब कब आएगा, इन दोनों का सम 0 कब कब आएगा, जब x की वैल्यू भी 0 हो, y की वैल्यू भी 0 हो, बस उसके अलावा कोई केस में नहीं आएगा। तो ये आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो x इज इक्वल टू 0 डॉट प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, सिंपली x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, 3c0 1/2 टू द पावर 3, और फिर ये 4c0 1/3 टू द पावर 0, 2/3 टू द पावर 3 minus 0। तो ये आएगा 3c0 की वैल्यू 1, यानी कि 1/2 क्यूब, 4c0 वाली 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 3 के क्यूब, यानी 2 क्यूब बाई 3 क्यूब। तो इसका जो भी प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर डिजायर्ड आंसर। तो पहला तो निकल जाएगा, दूसरा निकालने में दिमाग लगाना है। आइए लगाने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो भैया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो ये कब कब आएगा, जरा सोचिए। x की वैल्यू 0 1 2 3, y की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 माफ कीजिएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू 1, यानी x y से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कब कब बन सकता है, जब y 0 ले, जब y 0 ले तो x 1 ले, जब y 1 ले तो x 2 ले, और जब y 3 ले,
सॉरी जब y 2 ले तो x 3 ले, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं ना। जब ये 0 ले x 1 ले, 1 ले, 2 ले, 2 ले, 3 ले, ओके। अगर जैसे ही y 3 लेगा तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 नहीं होगी। यानी अगर आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 निकालना है तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है x और y की। इसकी वैल्यू होगी पहला कि x इज इक्वल टू 1 हो, y इज इक्वल टू 0 हो, तो दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, क्यों। फिर x इज इक्वल टू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो, फिर x इज इक्वल टू 3 हो और y इज इक्वल टू 2 हो, और इनमें से कोई भी एक केस हो जाए। अब ये तीनों में से कोई भी एक केस हो जाए, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि कोई एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और तीनों का आपको लेना है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम, यानी सिंपली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, क्यों, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 डॉट प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 डॉट प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 डॉट प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2। अब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, वैल्यू रखिए, आंसर बताइए हमें कि क्या आता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कुछ और तरीके से कि भैया x मॉड्यूलस x माइनस वाई की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, मतलब x माइनस वाई नहीं, x माइनस वाई की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 और y की वैल्यू 0 1 2 3 4 तो है। यानी x एक केस होता कि x बड़ा हो y से, तो जब x बड़ा हो y से तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 आएगी। देखिए समझिएगा आपको, अब यहाँ दो केस हो सकता है कि अगर x बड़ा हो y से तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, तो भैया इस केस में अगर ये जो ग्रेटर देन 0 यानी नॉन नेगेटिव है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये x माइनस वाई होगी सिंपली, यानी x की वैल्यू y प्लस 1, यानी यही वाले केस से जो निकाले वही आएगा। दूसरा होगा कि अगर मान लीजिए f x लेस देन y हो तो x माइनस वाई लेस देन 0 होगा, और चूंकि मॉड्यूलस की वैल्यू 1 रखनी है तो इसका मतलब है इस मॉड्यूलस को y माइनस एक्स के फ्रेम में रखेंगे, फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इस केस में आप उल्टा लेंगे, अब y की वैल्यू बड़ी होगी x की छोटी होगी। जरा समझिए कौन कौन सी वैल्यू, x की 0 y की 1, x की 1 y की 2, x की 2 y की 3, x की 3 y की 4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग आता है, इंडिपेंडेंट है पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम नहीं है तो आप साइमल्टेनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाए। क्लियर हो गया। अब आपको x प्लस वाई या x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो आप सोचिए इंडिपेंडेंट तो है तो वो तो बाद में काम आएगा ही, लेकिन पहले सोचिए वो वैल्यूज कब कब आती है, उन वैल्यूज के लिए x और y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, उन वैल्यूज को रखा, फिर इंडिपेंडेंट है, फिर आप देखिए कि क्या वो साइमल्टेनियसली एक साथ ले जा सकते हैं या वो यूनियन के फ्रेम में है, तो अगर यूनियन के फ्रेम में है और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो अलग अलग सम के फॉर्म में तोड़ा, फिर इंडिपेंडेंट है इसलिए उनके प्रोडक्ट किए जा सकते थे। अब ये जो रिजल्ट आएगा उसका सम प्लस इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी आपको देगा। थोड़ी मेहनत कीजिए, क्वेश्चन कीजिए और इसका भी आंसर आप हमें बताने की कोशिश कीजिए, थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आप जब करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं जिनमें पॉइजन और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल हो। तब तक पढ़ते रहिए।